ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करना, उसका पोजीशन फाइंड करना, उसके मोशन के साथ डील करना और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। ये जो सीरीज है क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, ये काम कैसे करता है, अगर ये डिटेल में जानना है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हो इंट्रोडक्शन वीडियो का। ठीक है, अगर ब्रीफ में बताया जाए तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब रिवीजन का बेस्ट मेथड यही होता भी है कि क्वेश्चंस के थ्रू किसी टॉपिक को रिवाइज किया जाए। अगर थ्योरी में कहीं दिक्कत रह जाए, ठीक है, तो उसके लिए यूट्यूब का ही सीरीज है क्विक थ्योरी रिवीजन, उसको देख सकते हो। और नहीं तो मेरा बुक देख सकते हो, फुल डिटेल्ड कोर्स के बारे में जान सकते हो। उन सब के बारे में वीडियो के एंड में बताते हैं। ठीक है, तो आज अपने पास इस चैप्टर में, ये फर्स्ट पार्ट में, टोटल 3 पार्ट्स में खत्म होगा। तो फर्स्ट पार्ट में अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताना अपने को। ठीक है, पहला ये 5 स्टेटमेंट ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसमें अपने को ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। एक बार सोचो, कॉपी में आंसर लिख लो, फिर हम लोग मिलाएंगे कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, और गलत हुआ तो उसका सही आंसर क्या है, फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो लिख लिया, पॉज करके लिखना है। ठीक है, देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है अपने पास, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी मस्ट बी एट अ पॉइंट इनसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का, जैसे मेरा सेंटर ऑफ मास मेरे बॉडी के अंदर के किसी पॉइंट पर होगा, बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है। ठीक, जैसे मान लो कि अगर हम लोग एक रिंग कंसीडर करें, ठीक है, रिंग कंसीडर करें ऐसा। ठीक है, तो ये रिंग में अपने पास देखो, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, यहाँ होता है। ये इसका बॉडी है रिंग का, और इसका सेंटर ऑफ मास तो बॉडी के बाहर है ना। अब बोलोगे सर ये तो सॉलिड नहीं है ना, चलो इसको थोड़ा सा ऐसा बना दो, हल्का सा ये ऐसा है। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो अब ये एनुलर डिस्क टाइप का हो गया, इसका भी सेंटर ऑफ मास बॉडी के कहीं बाहर ही होगा। ठीक है, जैसे कभी ऐसा सुने हो, एक योगासन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चंद्रासन। ठीक है, अर्ध चंद्रासन। इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐसे आदमी का पैर यहाँ रहता है, ठीक है, ऐसे पूरा बॉडी यहाँ रहता है, यहाँ मुंडी रहता है, और ऐसे हाथ रहता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा यहाँ पेट रहता है। ठीक है, ऐसा अर्ध चंद्रासन। ठीक है, तो इसमें सेंटर ऑफ मास अगर दिखा है तो ये रिंग टाइप का ही दिख रहा है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के बाहर होता है। जैसे हाई जंपर को देखोगे तो वो पोल पोल को जो पार करता है, तो आजकल का हाई जंप वैसा होता है, अगर ओलंपिक का हाई जंप देखोगे तो पोल को जो पार करता है, तो वो पोल ऐसा है, तो आदमी ऐसा उल्टा होकर के ऐसे पार करता है, तो वो भी रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, तो उसमें बॉडी के बाहर है। अब हॉलो हेमिस्फीयर ले लो, कटोरा टाइप का कोई स्ट्रक्चर, उसमें भी सेंटर ऑफ मास क्या, बॉडी के बाहर है। ठीक है, तो बॉडी के बाहर सेंटर ऑफ मास हो सकता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास मस्ट बी एट अ पॉइंट इनसाइड द बॉडी, नहीं, ये अपने पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, सेकेंड में बोल रहा है ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मल्टी पार्टिकल सिस्टम। मल्टी पार्टिकल सिस्टम मतलब बहुत सारा पार्टिकल है उसमें सिस्टम में, लाई इनसाइड एन इमेजिनरी क्यूब। अगर वो एक इमेजिनरी क्यूब के अंदर है, सारा पार्टिकल उसी क्यूब के अंदर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो क्यूब के बाहर भी हो सकता है। जैसे यहां पर बोल रहा है कि ऐसा कोई क्यूब है, ठीक है, ढेर सारा पार्टिकल्स है, और सब पार्टिकल इसी इमेजिनरी क्यूब के अंदर में है। ठीक है, ऐसा पॉइंट पार्टिकल्स सारा इस इमेजिनरी क्यूब के अंदर में है। ठीक है, तो अब अगर बात किया जाए कि सेंटर ऑफ मास क्या क्यूब के बाहर हो सकता है, ऐसा सोचो, 2 पॉइंट का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, लाइन ज्वाइनिंग दोज पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर होगा। ठीक है, कहीं पर भी होगा, वो मास के रेशियो पर डिपेंड करेगा कि कहां पर होगा। ठीक है, तो इसी लाइन पर कहीं पर भी होगा। और फिर अगर हमको इन तीनों का सेंटर ऑफ मास निकालना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसके सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट मास मान लेंगे। ठीक है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ऐसा ही करते हैं, और इस पॉइंट मास और इस पॉइंट मास के बीच में हम लोग सेंटर ऑफ मास देख लेंगे। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल ले, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मान लेते कहीं यहाँ है, अब ये दोनों को हम पॉइंट पार्टिकल्स मान ले और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल ले, और फिर इन
इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना, ठीक है। तो अब जब लाइन कनेक्ट करेंगे हम लोग, ऐसा कभी हो सकता है कि क्यूब में किसी दो पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर दें तो उसका सेंटर ऑफ मास, क्यूब जो ये दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन है, ये इस क्यूब के बाहर चला जाए? सोचो, कभी नहीं हो सकता सर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कभी क्यूब के बाहर नहीं जा सकता। इस केस में ऐसा हो रहा था, देखो इस केस में देखो यहां पर एक पॉइंट है, एक यहां पर पॉइंट है, इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो देखो ये बॉडी के बाहर चला जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी लाइन नहीं बन रहा है जो बॉडी के बाहर चला जाए, ठीक है। तो ये कैन लाई एट अ पॉइंट आउटसाइड द क्यूब, तो आउटसाइड लाई नहीं कर सकता, हमेशा क्या होगा, इनसाइड लाई करेगा, ठीक है। तीसरा बोल रहा है इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम का वो रेस्ट में। लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग पढ़े हैं, तो उससे लग रहा होगा कि ये ट्रू है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। लीनियर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, अगर कंजर्व्ड है, इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या लिखते थे हम लोग, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, मास इनटू टोटल मास, m टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यही लीनियर मोमेंटम लिखा था सिस्टम का, जो कि होता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम का समेशन प्लस m2v2 प्लस ऐसा ही डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो बोल रहा है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अगर कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम का रेस्ट में कोई जरूरी नहीं है। लीनियर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेस्ट में होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये भी अपने पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बोलोगे सर सब फॉल्स से देना था तो काहे टाइम पास करवा रहे हैं, सीधा बता देते सब फॉल्स है, कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं बेटा। चलो आगे देखो, चौथा में बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो वैलिड इन एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम देखो कंजर्व्ड रहता है, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको कि हम लोग नॉन इनर्शियल भी जानते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या वो वैलिड है? नहीं, वो चीज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वैलिड नहीं है ऐसे नॉर्मली। क्यों? देखो सिंपली ऐसा सोचो, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है चुपचाप, ठीक है, और हम किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से देख रहे हैं, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हमको पीछे के साइड बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है, लेकिन इस पर कोई फोर्स तो हमको दिख नहीं रहा, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स कोई नहीं है, ठीक है, फिर भी इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो उस वेलोसिटी को बढ़ाने वाला कौन है? कोई तो नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वहां पर वायोलेट होता हुआ दिख रहा है, और वो लगाते भी नहीं हम लोग, किसमें? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। हाँ लगा सकते हैं, बशर्ते कि अपने को स्यूडो फोर्स लगा लें, ठीक है। अगर स्यूडो फोर्स लगा लें तब हम लोग लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर स्यूडो फोर्स लगाने के बाद नेट फोर्स 0 दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ इसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। चलो तो यहां पे ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये भी अपने पास फॉल्स हो गया। फिफ्थ देख लेते हैं, a body moving towards a finite body at rest collides with it, ठीक है। तो एक बॉडी जो है, एक फाइनाइट बॉडी जो कि रेस्ट में है, उससे कोलाइड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि दोनों बॉडीज रेस्ट में आ जाए आफ्टर कॉलिजन, दोनों बॉडीज कॉलिजन के बाद रेस्ट में आ जाए। फाइनाइट बॉडी, इनफाइनाइट बॉडी नहीं, ठीक है। एक बॉडी जा रहा है, ठीक है, अभी कॉलिजन हो सकता है कि इसमें हम लोग बता नहीं रहे, कॉलिजन वाला टॉपिक हम लोग उठाए नहीं, लेकिन ये कॉलिजन से रिलेटेड है भी नहीं। देखो एक बॉडी जा रहा है, सिंपली समझ लो, एक दूसरा फाइनाइट बॉडी है जो कि इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है, इसका मोशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रेस्ट में है और ये बॉडी जाके अगर इसको टक्कर मारेगा तो दोनों बॉडी क्या कभी रेस्ट में आ पाएगा? फाइनल मोमेंटम क्या 0 हो जाएगा? अगर दोनों बॉडी रेस्ट में आ रहा है तो इनिशियल मोमेंटम, देखो इनिशियल मोमेंटम तो नॉन जीरो है, इनिशियल मोमेंटम तो इसका कुछ वेलोसिटी था तो वो नॉन जीरो है सिस्टम का, और फाइनल मोमेंटम अगर दोनों रेस्ट में आ जाएगा, पी फाइनल, इफ बोथ कम टू रेस्ट, इफ बोथ कम टू रेस्ट, तो वो पी फाइनल क्या हो जाएगा अपने पास? 0। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इनिशियल नॉट 0 और फाइनल 0? कॉलिजन में जो फोर्स लगाएगा एक बॉडी दूसरे बॉडी पर लगाएगा तो दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, कैंसल आउट होना, तो सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स तो कोई दिख नहीं रहा है, फिर भी क्या मोमेंटम बदल सकता है? तो नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है अपने पास? फॉल्स है।
ये भी पॉसिबल अपने पास नहीं है, ठीक है। तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था कि बेसिक में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लगाते हैं, कब लगा सकते हैं, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, उसमें क्या क्या होता है, वो समझाने के लिए था, ठीक है। इसको समझ लो, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या दिया है कि एक ऐसा होमोजेनस बॉडी है, ठीक है, जिसमें एक राइट सर्कुलर कोन है ऊपर में, एक यहाँ पर एक ये है अपना सिलेंडर, ठीक है, और नीचे में एक अपना हेमिस्फीयर है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब तीनों को सॉलिड मान के चलना है, और होमोजेनस अपने को दे दिया। होमोजेनस का मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो हम बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालिए। कहां से? तो सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर से डिस्टेंस निकाल के बताना है, ठीक है। सॉलिड है तीनों, पॉज करो, सोचो क्या आता है। ओके, अब इसमें अगर देखा जाए तो सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर से डिस्टेंस निकालना। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होगा, मतलब कहां पर होगा। अगर देखा जाए तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, देखो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास भी उसी लाइन पर होगा, सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास भी उसी लाइन पर होगा, और ये कोन का सेंटर ऑफ मास भी उसी लाइन पर होगा, ठीक है। अब मतलब इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसी लाइन पर सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, तीनों का मिला करके भी कंबाइंड जो होगा, ठीक है। अब अगर मास का बात किया जाए, मान लेते डेंसिटी हम रो मान लिए, ठीक है। तो अगर इसके मास का बात किया जाए m1, तो m1 यहां से कितना होगा, देखो तो m1 लिख सकते हैं हम लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, आर यानी कि a/2 का होल क्यूब, ठीक है, a³/8। ये हो गया m1, ये हेमिस्फीयर का। इसका सिलेंडर का, तो सिलेंडर का अगर देखा जाए तो m2 जो हो जाएगा, m2 वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर फिर से a/2 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं a²/4 इंटू एच यानी कि a इंटू ए। ये हो गया अपना सिलेंडर का मास। और कोन के मास का अगर बात किया जाए तो कोन का मास जो हो जाएगा वो m3 से अगर लिख रहे हैं तो m3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहां पर हो जाएगा π/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि a/2 का स्क्वायर, यानी कि a²/4 इंटू इसका हाइट यानी कि a, ठीक है। ये कोन का मास हो गया, तीनों का मास हम लोग लिख लिया। अब जरा सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अपने को यहां से देखना है, इस वाले लाइन से डिस्टेंस देखना है अपने को। लोकेशन तो पता ही है कि उसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो भाई साहब अपने सेंटर पर ही होगा ना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ये x, इसको हम लोग y1 बोल देते हैं, ठीक है। तो y1 कितना हो जाएगा, यहां से देखो तो y1 हो जाएगा a/2, ठीक है। अगर हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस देखना हो, ये सेंटर ऑफ मास जहां पर है, तो हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, इसको हम लोग, इसको y2 बोलो क्योंकि इसका मास को हम लोग m2 माने है ना, ठीक है। और इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये y1 है। तो y1 अपने पास कितना हो जाएगा, y1 हो जाता है 3r/8 होता है। ये सब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता होना चाहिए, कहां कहां है। सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8, हॉलो हेमिस्फीयर का r/2, सॉलिड कोन का h/4, हॉलो कोन का h/3, रिंग का क्या होता है, डिस्क का क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। ये सब अगर नहीं पता है तो क्विक थ्योरी रिवीजन में बताया वहां पे देख लो, ठीक है। तो अब ये y1 जो है, y1 कितना हो जाएगा 3r/8, r इसका कितना है a/2 है पहले ही से, तो ये हो जाएगा 3a/16, ठीक है। इसका y1 हो गया सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। लेकिन चूंकि ये नीचे है, देखो हम लोग y एक्सिस ऊपर को पॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक है। यहां से हम लोग ऐसा ऊपर के साइड एक y एक्सिस बना ले रहे हैं, पॉजिटिव इसको बोल रहे हैं, यहां पर इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो चूंकि ये नीचे है तो इसलिए हम लोग y1 में ऐसा लिख सकते हैं, y1 इक्वल्स टू -3a/16, y1 इक्वल्स टू -3a/16, ठीक है। और y3 का अगर बात किया जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास कोन का, ठीक है। तो कोन का सेंटर ऑफ मास जो है वो देखो
कोन के जो बेस है उसके सेंटर से h/4 डिस्टेंस होता है। यहां पे भी एक गलती का चांस है, तो यहां से डिस्टेंस पहले अपने को निकालना पड़ेगा। तो यहां से जो डिस्टेंस होगा इसके बेस के सेंटर से h/4 यानी कि a/4 और प्लस a अगर जोड़ देंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास 5a/4। ये डिस्टेंस नहीं, इधर वाला ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है अपने पास क्या y3, ये हो जाएगा अपने पास 5a/4। ठीक है, तो अब देखो यहां पर m1 पता चल गया, उसका लोकेशन पता चल गया, m2 पता चल गया, उसका लोकेशन पता चल गया, m3 पता है और उसका लोकेशन पता है। तो यहां से अगर अपने को YCM निकालना है तो YCM हम लोग आसानी से लिख सकते हैं क्या, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। कैलकुलेशन तुमको करना है, कैलकुलेशन करने में एक आध चीज हेल्प करेगा कि ऊपर नीचे से रो पाई ए क्यूब कॉमन ले लो, नीचे में रो पाई ए क्यूब कॉमन आ जाएगा और ऊपर में रो पाई ए की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, उसको कॉमन ले लो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, अंदर में फ्रैक्शन केवल बच जाएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने पास सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन आएगा वो 41/80 डिस्टेंस पर आएगा। कहां से, सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर से उतना डिस्टेंस इसका। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना सीखे कि अगर दो या दो से अधिक बॉडीज अगर एक साथ है तो उसका सेंटर ऑफ मास को कैसे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या बोल रहा है कि एक डिस्क है रेडियस r का, उसको काट के निकाल रहे हैं किसमें से, एक बड़ा यूनिफॉर्म डिस्क में से जिसका रेडियस कितना था 2r था, और ऐसा काट के निकाल रहे हैं कि एज ऑफ जो होल है वो एज ऑफ डिस्क को टच कर रहा है। ठीक है, जो होल कट के निकला है उसका जो एक पेरिफेरी है वो डिस्क के पेरिफेरी को टच कर रहा है, ऐसा काट के निकाले। तो अपने को निकालना है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, जो बचा हुआ पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिनल लार्जर डिस्क। बड़े वाले डिस्क के सेंटर से, जो बड़ा वाला डिस्क का सेंटर था उससे जो बचा हुआ पोर्शन है उसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाल के अपने को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, डायग्राम बनाने का कोशिश करो, फिर देखो कि कैसे ये सॉल्व होगा। पॉज करो, सोचो। ओके, देखो इसमें क्या करना है अपने को बेसिकली कि एक बड़ा डिस्क है। ठीक है, पहले डायग्राम हम बनाते हैं कैसा बनेगा। एक बड़ा डिस्क है रेडियस 2r का, ठीक है, रेडियस 2r का, और इसमें से हम लोग एक छोटा डिस्क काट करके निकाल रहे हैं, ये रेडियस 2r है, इसमें से हम लोग एक छोटा डिस्क काट के निकाल रहे हैं जिसका रेडियस कितना है r है, मतलब ये एक पॉइंट तो इसका पेरिफेरी पर टच कर रहा है। ठीक है, और इसका रेडियस जो है वो r है, यानी कि इसका डायमीटर 2r होगा, मतलब एक पॉइंट इसके सेंटर से भी पास कर रहा होगा। ठीक है, अब दोनों का बोल रहा है कि दोनों का जो डेंसिटी है, डेंसिटी तो सेम ही रहने वाला क्योंकि उसी में से कट के निकला है। ठीक है, तो मास डेंसिटी हम लोग मान ले रहे हैं कि मास डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। ये क्या है, मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में मास हम लोग सिग्मा मान रहे हैं। ठीक है, पर यूनिट एरिया। अब देखो इसमें अगर इसका जो बचा हुआ पोर्शन है, बचा हुआ पोर्शन इतना ही है। ठीक है, बाकी तो गायब हो गया भाई साहब, अपना बचा हुआ पोर्शन इतना है। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है वो अपने को निकालना है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है अगर वो निकालना है तो देखो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक सूटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना पड़ता है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास इतना तो समझ में आ रहा है कि इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा एक एक्स एक्सिस चूज कर लेते हैं इधर साइड मान लिया, और वाई एक्सिस इसी के परपेंडिकुलर ऐसा चूज कर लिया। ठीक है, वाई में तो सेंटर ऑफ मास का कोई कोऑर्डिनेट होगा नहीं, तो वाई को अपने को डील करना भी नहीं है, केवल एक्स के साथ डील करना। ऑरिजिन अपना यहाँ पे सेंटर ऑफ लार्जर डिस्क पे हम लोग मान लिया। ठीक है, अब कोशिश करके देखो, अगर अभी भी लग रहा है कि अब बन जाएगा तो अभी से भी पॉज करके कोशिश कर सकते हो। ठीक है, ये बस हम फिगर बनाए कि अब कैसे सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है
तो देखो क्या करेंगे हम लोग, जो डिस्क हम लोग काटे थे, अभी इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने को डिस्क का सेंटर ऑफ मास पता होता है कि उसके सेंटर पर है, तो जो डिस्क हम लोग काटे थे अगर वो इसमें जोड़ दें तो पूरा का पूरा लार्जर डिस्क बन जाएगा। ये जो डिस्क काट करके निकाले हैं, अगर हम उसी डिस्क को वापस से जोड़ दें, यहां पे रख दिए, ठीक है, तो उस रखा हुआ को हम थोड़ा अलग से बना ले रहे हैं ताकि थोड़ा क्लैरिटी रहे। यहां पर ऐसा वापस रख दिए, ये डिस्क का रेडियस आर है, इसके लिए एक्स एक्सिस यहां से ऐसा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, और वाई एक्सिस ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब ये डिस्क को अगर जोड़ देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, पूरा बड़ा वाला डिस्क के इक्वल हो जाएगा। ये बड़ा वाला डिस्क जिसका रेडियस कितना है 2r था, ठीक है, इसके लिए भी एक्स और वाई एक्सिस ऐसा ही है, ठीक है, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अपने को नहीं पता है, लेकिन इसका तो सेंटर ऑफ मास पता है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां रहा होगा, इसके सेंटर पर रहा होगा, ठीक है, और इसका भी सेंटर ऑफ मास पता है, वो इसके सेंटर पर यानी कि ऑरिजिन पर ही रहा होगा, ठीक है। तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। इसके सेंटर ऑफ मास का अगर एक्स कोऑर्डिनेट का बात किया जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कितना हो जाएगा, यहां पर आर हो जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इसका आर हो जाएगा और इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास नहीं पता है, इसका सेंटर ऑफ मास पता है, इसका सेंटर ऑफ मास पता है, ये दोनों जुट करके ये बन रहा है, तो क्या हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, एम टोटल इंटू एक्स सी एम इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2, ठीक है। अब यहां पर देखो m टोटल, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, m1x1 इसका मास कितना है, तो इसका मास तो नहीं पता, लेकिन मास पर यूनिट एरिया पता है, तो मास पर यूनिट एरिया में अगर इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है, अगर देखो मास जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल दिख रहा है, ठीक है, तो अगर इसका मास हम m मान ले तो इसका मास कितना दिखेगा अपने को, 4m दिखेगा, सीधा सीधा देखो, एरिया 4 गुना हो गया, रेडियस 2 गुना हुआ, एरिया 4 गुना, ठीक है, तो इसका मास m, इसका मास 4m, और अब घटा देंगे तो इसका मास कितना हो जाएगा 3m। एरिया वाले से भी कर सकते हैं, इसका मास लिख सकते हैं सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका मास सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका मास हो जाएगा सिग्मा इंटू 3 पाई आर स्क्वायर। कहानी सेम है, पाई आर स्क्वायर वैसे भी कट जाएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट होने वाला, तो यहाँ पर m भी कैंसिल आउट होने वाला, ठीक है। तो अब अगर बात किया जाए तो यहां पर देखो m1 x1, ये x1 दिख रहा है अपने को, ये r जो है ये x1 है, ठीक है। m2 x2 अपने को नहीं पता है, ये x2 जो है ये अपने पास अननोन है, ठीक है, इसी को निकालना है, इक्वल्स टू m टोटल इंटू xcm, ये अपने को पता है, तो यहां से हम लोग x2 आसानी से निकाल सकते हैं, और x2 जो आएगा यहां से x2 माइनस r बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस r बाई 3 का मतलब क्या हो जाएगा कि यहां से पीछे के साइड है, और वो अपने को ऐसे भी समझ में आ रहा है कि यहां पर खाली कर दिया तो इधर मास ज्यादा हो गया, इधर मास कम है, अगर y एक्सिस के राइट साइड में दिखाया तो मास कम है, लेफ्ट साइड में मास ज्यादा है, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव ही आना चाहिए था, और वो आ भी रहा है अपने पास नेगेटिव, ठीक है। अब कहीं कहीं पर देखोगे कि ऐसा किया जाता है कि इसमें से डिस्क काट के निकालना है ना, तो जितना मास m काट के निकालना है उतना ही माइनस m यहाँ पर रख देता है, तो m और माइनस m मिलके 0 हो जाता है। लेकिन हम उस मेथड को नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी तक जो अपने को पता है उसमें ये पता है कि नेगेटिव मासेस एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अभी उस पर रिसर्च करेंटली चल भी रहा है, बट अभी तक जो अपने सिलेबस में वो ये जानना है कि नेगेटिव मासेस एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम वो कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं। इससे भी बन जाएगा, उससे भी बनता है, वो भी सही है, बट टेक्निकली गलत है, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने पास कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r है, ठीक है, और उसका सरफेस मास डेंसिटी जो है, सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, वो उसके सेंटर से, डिस्क के सेंटर से जो डिस्टेंस r पर अगर देखा जाए तो वो सरफेस मास डेंसिटी ऐसा कुछ बदल रहा है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, देखो r के साथ स्मॉल r अगर चेंज करेगा तो ये बदलते जाएगा, ठीक है। जहां पर सिग्मा नॉट क्या दिया हुआ, सिग्मा नॉट एक कांस्टेंट है, तो अपने को निकालना है कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। पॉज करो, कोशिश करो, देखो क्या आता है।
ओके, अब इसमें देखो बोल क्या रहा है अपने पास कि एक ये अपने पास सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका सेंटर कहीं रहा होगा, ये इसका सेंटर है, ठीक है, और बोल रहा है कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इसका सरफेस मास डेंसिटी जो है वो सिग्मा अपने को पता है, ठीक है, और ये सरफेस मास डेंसिटी बदल रहा है, ऑब्वियसली वहां पर दिख रहा है स्मॉल आर का फंक्शन है। तो अब बोल रहा है कि अपने पास सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क निकाल के बताइए। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास किसी भी बड़े बॉडी का निकालने के लिए हम लोग उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में काटते थे और कोशिश करते थे कि ऐसा एलिमेंट हो जिसका सेंटर ऑफ मास अपने को पता हो। तो इसमें देखो अगर आर डिस्टेंस पर देखा जाए तो आर डिस्टेंस पर तो सरफेस मास डेंसिटी कांस्टेंट है ना, तो आर डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, आर डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, मतलब आर डिस्टेंस का अगर हम एक ऐसा रिंग बना ले तो इस रिंग पर सरफेस मास डेंसिटी हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसी में अगर हम छोटा सा थिकनेस में चेंज करें, छोटा सा इसके रेडियस में चेंज करें डी का, तो भी इसका सरफेस मास डेंसिटी, डी बहुत छोटा है, डी टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, तो भी इसका सरफेस मास डेंसिटी लगभग लगभग क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो अब सरफेस मास डेंसिटी अगर इसका कांस्टेंट है तो ये अपने को लगभग एक यूनिफॉर्म रिंग टाइप का दिख रहा है। तो यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास अपने को पता है, और वो सेंटर ऑफ मास कहां होता है, इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर, ऐसा इस वाले लाइन पर होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं, और इसका अब सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा, तो उसको इंटीग्रेट करके हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पूरा जो सेमी सर्कुलर डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास निकाला जाए, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए अपने को इस रिंग का मास पता होना चाहिए और इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तो पता है कि ये सेंटर ऑफ मास जो है रिंग का वो यहां से 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। अब इस रिंग का मास क्या है, तो इस रिंग का मास अगर देखना है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि देखो ये जो रिंग है इसका एरिया अगर हमको पता चल जाए तो इसका मास हम लोग निकाल देंगे, एरिया पता चल जाए तो उसमें मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सरफेस मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट एरिया, तो अगर उसमें हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को मास आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया एक्चुअली में कितना है, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको पकड़ के ऐसा सीधा कर दें, तो सीधा कर देंगे तो एक रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा, जिस रेक्टेंगल का अपने पास लेंथ जो है वो कितना होगा, पाई इंटू आर हो जाएगा जितना इसका सरकमफेरेंस है, और विड्थ लगभग कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। तो अपने पास जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिमेंट, वो अपने पास कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिमेंट वो अपने पास हो जाएगा पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। एरिया निकालने का एक और तरीका ये भी है कि ये देखो एक बड़ा सा डिस्क है जिसका रेडियस कितना है आर प्लस डी आर, और एक छोटा सा डिस्क है जिसका रेडियस कितना है आर, तो ये बड़े वाले डिस्क के एरिया में से छोटे वाले डिस्क के एरिया को घटा देंगे तो ये वाला एरिया अपने पास आ जाएगा, वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपने को वो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ एलिमेंट डीए अगर बोला जाए तो डीए अपने पास क्या हो जाएगा, बड़े वाले डिस्क का एरिया यानी कि पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले डिस्क का एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू, सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो तो डीए को हम लोग अगर लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज डीए इक्वल्स टू पाई बाई 2 तो बाहर कर लेंगे, अंदर में क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस, ये स्क्वायर को खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर, ये बचेगा अंदर में, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, तो क्या है यहां से आ गया अपने पास पाई बाई 2 इंटू डी आर को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, इंटू डी आर इंटू 2r प्लस डी आर। अब देखो ये 2r के रेस्पेक्ट में डी आर का औकात बहुत कम है, ठीक है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू देखो पाई आर डी आर ही तो आ गया, तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं पाई आर डी आर। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि अपने को पता होना चाहिए क्या क्या मेथड है निकालने का, इसको निकालने का और भी मेथड हो सकता है। एक मेथड ये हो सकता है कि देखो एरिया अपने को पता है, ये जो
अपने पास सॉलिड सेमी सर्कुलर डिस्क जो बना है उसका एरिया कितना है? एरिया अगर देखा जाए तो एरिया कितना होगा अपने पास? π/2 इंटू आर स्क्वायर। और अपने को देखो डी आर जब उसमें चेंज किया तो एरिया में कितना चेंज हुआ, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डी ए ओवर डी आर। तो यहां से कितना आ जाएगा देखो तो π/2 और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो π/2 इंटू 2r डी आर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। 2 से 2 मर गया तो यहां से क्या आ गया? यहां से भी डी ए जो आ गया अपने पास πr dr, ठीक है। इतना सारा तरीका हो सकता है अपना एरिया निकालने का, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अपने को पता होना चाहिए सब, जो आसान लगे वो यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो इसका YCM पता चल गया, छोटा सा एलिमेंट का। इसका मास अपने को पता चल जाएगा, अगर हम सिग्मा से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मास हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को मास पता चल गया, YCM पता चल गया। तो अपने पास अगर सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इंटीग्रेशन dm इंटू इसका सेंटर ऑफ मास y ओवर टोटल मास। तो टोटल मास को हम इंटीग्रेशन ऑफ छोटा छोटा dm मास लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm। अब dm क्या है यहां पर देखो तो dm हो जाएगा सिग्मा, जो कि है सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस आर ओवर कैपिटल आर, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना है? πr dr। इसी का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक देखो तो पूरा का पूरा ये सेमी सर्कुलर डिस्क कट जाना चाहिए। कहां से कहां तक? तो 0 से शुरू करेंगे रेडियस और बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ले जाएंगे? पूरा ये डिस्क अपना घेरे में आ गया तो r तक ले जाएंगे, ठीक है। तो शुरू कहां से करेंगे? 0 से शुरू करेंगे और लेके कहां तक जाएंगे? r तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये अपना हो गया ऊपर वाला टर्म। और नीचे वाला टर्म अगर लिखना तो डिवाइडेड बाय। अब इसमें क्या होगा देखो, dm का इंटीग्रेशन। तो dm का इंटीग्रेशन क्या होगा देखो, सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू एरिया। अच्छा ये dm इंटू वाई था ना ऊपर में, तो dm इंटू ऊपर में खाली dm लिख के छोड़ दिए, dm इंटू वाई। वाई कितना हो जाएगा अपने पास? 2r ओवर पाई, 2 स्मॉल r ओवर पाई, ठीक है। ये हो गया अपना ऊपर में इंटीग्रेशन। नीचे में आ जाएगा इंटीग्रेशन फिर से वही 0 से r और केवल dm का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस r ओवर r इंटू पाई r dr। ये केवल मास का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, dm का इंटीग्रेशन। तब देखो ये इंटीग्रेशन ऊपर वाला और नीचे वाला हो जाएगा। देखो सिग्मा नॉट पाई ये सब कांस्टेंट है, यहां पर भी देखो सिग्मा नॉट पाई कांस्टेंट है, बाहर खींच लो, ठीक है। अंदर में क्या बचेगा? देखो यहां तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा वैसे भी, ठीक है। तो 2 सिग्मा नॉट इसमें से बाहर खींच लिया, अंदर में क्या बचेगा? देखो आर स्क्वायर इंटू 1, तो आर स्क्वायर इंटू डी आर। और फिर दूसरा एक टर्म आएगा माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर इंटू डी आर। इंटीग्रेशन करना है, लिमिट 0 टू r रखना है। ये एकदम आसान इंटीग्रेशन है, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन नहीं क्लियर है तो उसको जाकर के देख सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन भी बताएं हम लोग। तो अब यहां पर अगर देखा जाए बेसिक मैथ्स में इंटीग्रेशन बताएं, तो यहां पर ये जो इंटीग्रेशन करके अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास आएगा, विच इंप्लाइज यहां से YCM जो आ जाएगा वो आएगा अपने पास r अपॉन पाई, ठीक है। ये अपने पास सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आ गया। और y कोऑर्डिनेट मतलब यहां से डिस्टेंस है, तो वही तो डिस्टेंस पूछ रहा था। तो ये अपना डिस्टेंस जो होगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा? r बाई पाई हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन खुद से करके देखो, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तुम्हारे फिजिक्स बडी यानी कि हम और मैथमेटिक्स बडी यानी कि चैनल पे जाके देख लो, ठीक है। दोनों का वेट दिया हुआ है 90 kg, थोड़ा हम कम करके अपना लिखे, ठीक है। और मैथमेटिक्स बडी का 60 kg, थोड़ा बढ़ा के लिखे। कैलकुलेशन तुम्हारा आसान होने के लिए लिखे, ठीक है। ये दोनों बोट के दो एक्सट्रीम पे बैठे हुए हैं। दो एक्सट्रीम बोट जो है वो कितना दूर है? 4 मीटर लंबा बोट है, ठीक है। दो एक्सट्रीम दोनों एंड पर हम लोग बैठे हुए हैं। 50 kg का बोट है, बोट का भी कुछ वजन होगा, ठीक है। और बोट वाटर में चुपचाप खड़ा है।
अब क्या करते हैं कि फ्रिक्शन वाटर में नेग्लेक्ट करके चलना है, और अगर दोनों आदमी सीट चेंज कर ले, ठीक है, तो बोट जो है वो वाटर पे कितना मूव करेगा वो अपने को निकालना है। वाटर स्टिल है, ठीक है, तो फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हुए चलना। वाटर का जो फ्रिक्शन है जिसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं वो हम लोग फ्लूइड में देखेंगे, उसको भी यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चलना है, ठीक है। कोशिश करो, पॉज करो। ओके, अगर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करना है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास का कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में स्टिल था और फ्रिक्शन लग नहीं रहा, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं तो क्या होगा? कोई सेंटर ऑफ मास का कोई मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगा, सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब अगर सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होना तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये अपने पास बोट है मान लेते हैं, ठीक है, ये अपने पास बोट है, यहां पर तुम्हारे फिजिक्स बडी है, ठीक है, ये वजन है 90 kg, और यहां पर मैथमेटिक्स बडी, वजन है अपना कितना 60 kg, ठीक है, और बोट का खुद का वेट है 50 kg, और ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है अपने पास कितना 4 मीटर, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो अगर सीट एक्सचेंज कर रहे हैं मतलब यहां ये जो इसको एम से हम डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं पी से, और अपने पास बोट को हम लोग डिनोट करेंगे बी से, ठीक है। तो अब m का डिस्प्लेसमेंट बोट यानी कि b के रेस्पेक्ट में कितना होगा? देखो तो m का डिस्प्लेसमेंट b के रेस्पेक्ट में इधर हो रहा है 4 मीटर, ठीक है। हम लोग x एक्सिस को इधर मान के चल रहे हैं और y एक्सिस अपना जिधर भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x में ही होना है, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू बोट लिखना है तो वो 4 मीटर माइनस एक्स में है, बोट के रेस्पेक्ट में, बोट पर ये माइनस एक्स में इधर चल के आ रहा है, तो -4 मीटर लिख सकते हैं इसको, -4 मीटर, मीटर लिख लो, नहीं भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, ऐसा यूनिट में ही काम कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिजिक्स बडी विथ रेस्पेक्ट टू बोट, तो ये कितना, ये फिजिक्स बडी नहीं है, ये फिजिक्स बडी विथ रेस्पेक्ट टू बोट है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये डिस्प्लेसमेंट +4 मीटर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 मीटर। बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो बोट का डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है अपने को, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है ये अपने को नहीं पता है, इसको हम लोग x मान ले रहे हैं, ठीक है, x का वैल्यू अपने को निकालना है, x मीटर ही मान रहे हैं, ठीक है, मीटर मीटर कट जाएगा तो मीटर वैसे भी लिखेंगे नहीं हम। अब देखो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि m1 s1 प्लस m2 s2 प्लस m3 s3 इक्वल टू टोटल मास इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है, ठीक है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं विच इंप्लाइज m1 यानी कि 90 kg इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिजिक्स बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू बोट हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि बोट मूव कर रहा है, ठीक है, तो बोट के रेस्पेक्ट में नहीं, हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, प्लस m2 यानी कि 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस m3 यानी कि बोट का मास 50 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। तो यहां से हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, विच इंप्लाइज 90 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिजिक्स बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो अपने को बोट के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट तो पता है, तो इसको ऐसा भी तो लिखा सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिजिक्स बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू बोट, ठीक है, और प्लस माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट, माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट, जिसको कि हम लोग प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी लिख सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग देखें, रिलेटिव वेलोसिटी क्लियर नहीं तो वो जाके देख लो पहले, ठीक है। तो दिस प्लस एक्स प्लस 60, सिमिलरली यहां पर भी एक लिख करके दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैथ्स बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू बोट प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये मिलकर के बन जाएगा मैथ्स बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और प्लस 50x शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपने पास यहां से क्या मिल जाएगा? यहां से अपने पास आ जाएगा विच इंप्लाइज 360 प्लस 90x,
और 60 इंटू ये मास बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड जो वो कितना -4 है, तो -240 प्लस 60 इंटू एक्स, तो 60x प्लस 50x इक्वल्स टू 0। तो यहां से देख लो भाई साहब, x अपने पास कितना आ जाएगा, यहां से 9, 6, 15, 520, तो यहां से आ जाएगा 200x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 240 और 360, तो ये हो जाएगा 120। तो यहां से x जो आ गया वो अपने पास आ गया 12/20, यानी कि ये हो गया 3/5 माइनस में, ठीक है, -3/5 मीटर, यानी कि ये कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर बोट का डिस्प्लेसमेंट हो गया। हाउ फार पूछ रहा है तो माइनस लिखने का जरूरत नहीं, 60 सेंटीमीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। माइनस का मतलब क्या है, बोट इधर आ रहा है, ठीक है। वैसे भी समझ आ रहा है, बड़ा मास इधर जा रहा है तो बोट पीछे आएगा, ठीक है। बड़े मास का इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक, तो बड़ा मास होने का भी कुछ फायदा होता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक आदमी है 50 किलो का, ठीक है, बैग 10 केजी का लिए हुए और फ्लोर से स्लिप कर गया, ठीक है। तो बोलोगे सर बैग लेके क्यों स्लिप किया, तो उसका प्रॉब्लम है, उसको रहने दो उसके पास, ठीक है। स्लिप कर गया बेचारा, इतना पता है हमको, ठीक है। छत से स्लिप कर गया, और मतलब गनीमत है कि छत बहुत ऊंचा था और थोड़ा दूर पर इसके पानी भी था, ठीक है। तो अब क्या है, छत का जो बिल्डिंग का हाइट है वो है 45 मीटर, ठीक है। जब ये गिरने लगा, इंजीनियर था बेचारा, अब दिमाग लाइक क्या कर सकते हैं, तो देखा एक पानी है उधर, ठीक है। गिरते गिरते टाइम लगेगा, 45 मीटर गिरते गिरते टाइम लगेगा, ठीक है। कितना टाइम लगेगा वो तुमको निकालना। तो गिरते गिरते वो देखा कि अच्छा पानी है वहां, तो अगर हम बैग को इधर फेंक देंगे तो हमको वेलोसिटी इधर मिल जाएगा, तो वेलोसिटी अगर इधर मिल जाएगा तो हम जाकर के पानी में गिर जाएंगे। ऑब्वियसली उस इंस्टेंट वो जितना दम लगा सकता है उतना लगा के फेंक देगा, ठीक है। लेकिन अपने को क्या निकालना है कि मिनिमम कितना वेलोसिटी रहना चाहिए बैग का, ठीक है। मिनिमम कितना वेलोसिटी दे अपने रेस्पेक्ट में जो है वो हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है बैग को, ठीक है। ऑब्वियसली बैग का वेलोसिटी अगर देखा जाए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, बट आदमी के रेस्पेक्ट में बैग को कैसा फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहा है, पॉन्ड इधर है 1 मीटर के दूरी पर, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में बैग फेंक रहा है और ये सोच रहा है कि हम इसमें जाकर के गिर जाए। तो मिनिमम कितना वेलोसिटी से फेंके कि आदमी जो है पॉन्ड में जाकर के गिरे और जिंदा बच जाए, ठीक है। निकालो, कोशिश करो पॉज करके। ओके, इसको बनाने के लिए देखो, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था, एक प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट भी अपने को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा। मिक्स टाइप का क्वेश्चन है और जनरली ऐसा ही क्वेश्चन अपने को एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। तो अब यहां से अगर देखा जाए तो देखो ये 45 मीटर हाइट है, 45 मीटर हाइट गिरने में कितना टाइम लगेगा, अगर उसका बात किया जाए टोटल टाइम कितना लगे, क्योंकि बैग को जब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी तो बदला नहीं है, तो टाइम तो उतना ही लगने वाला है इसको पूरा, ठीक है। तो 45 मीटर गिरने में कितना टाइम लगा, एक्चुअली में हमको निकालना क्या है, एक्चुअली में निकालना है कि ये 25 मीटर कितने देर में गिरा होगा, तो उसके लिए यहाँ का वेलोसिटी निकाल के भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे आसान पड़ेगा कि 45 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा, और यहां से ये 20 मीटर था, ये जो हाइट 20 मीटर था, ये 20 मीटर गिरने में इसको कितना टाइम लगा है अभी तक, ठीक है। ये 20 मीटर गिरने में कितना टाइम लग चुका है, तो उसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना और टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो टोटल टाइम ऑफ फॉल जो है कैपिटल टी से उसको डिनोट कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √2h/g। इसको हम लोग निकाल रहे हैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का यूज करके, ठीक है। एक्सेलरेशन वहां पर g है, तो यहां से टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा √2 इंटू h 45 डिवाइडेड बाई g यानी कि 10, ठीक है। तो यहां से हो गया विच इज इक्वल टू 5 10, तो यहां से हो गया 3 सेकंड। 3 सेकंड का टाइम इसको लगेगा टोटल गिरने में, ठीक है। और 20 मीटर गिरने वाला टाइम को हम स्मॉल टी मान रहे हैं, तो स्मॉल टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, तो फिर से वही कहानी 2 इंटू 20/10, तो ये हो जाएगा कितना 2 सेकंड। तो यहां से अब बचा हुआ टाइम कितना है, 1 सेकंड बचा हुआ और गिरना, ठीक है। तो 1 सेकंड गिरना बचा हुआ है, 1 सेकंड में इसको
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना, 1 मीटर। अब हम आ जाते हैं आदमी जो बैग फेंक रहा है, ठीक है। फेंकने के जस्ट पहले, वर्टिकल को नहीं, केवल हम हॉरिजॉन्टल को देख रहे हैं, ठीक है। फेंकने के जस्ट पहले उन दोनों का वेलोसिटी 0 था, और इसको जब आइडिया समझ में आ गया तो ये बेचारा खुश हो गया कि अब हम बच जाएंगे, ठीक है। अभी तक दुखी था, अब खुश है। तो अब क्या कर रहा है, बैग को अगर फेंक दिया, मान लेते हैं बैग को अपने रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से इधर फेंका, ऑब्वियसली नीचे वाला भी कुछ वेलोसिटी रहा होगा, और वो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड रहा होगा, तो उसको v में जोड़ के हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अपने रिस्पेक्ट में ये v वेलोसिटी से इधर फेंक दिया, और चूंकि ये v वेलोसिटी से इधर फेंका है तो आदमी को भी कुछ वेलोसिटी मिल चुका है, ठीक है। अब आदमी को मिनिमम कितना वेलोसिटी मिलना चाहिए, इसको स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। आदमी को मिनिमम कितना वेलोसिटी मिल जाना चाहिए ताकि यहां जाकर के गिर जाए। तो आदमी को कितना वेलोसिटी मिलना चाहिए, देखो 1 सेकंड बचा हुआ गिरना, और उस 1 सेकंड में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो मिल जाएगा, तो जो प्रोजेक्टाइल ऐसा दिखेगा उसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट तो बदलने के लिए कोई नहीं है, वर्टिकल वाला बदलने के लिए एक्सेलरेशन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला बदलने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इसको एक बार मिल गया, उससे ये चलता रहेगा कांस्टेंट, और गिरने में टाइम लगना है 1 सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको कितना मिलना चाहिए, मान लेते हैं कि इसको हम लोग v डैश बोल रहे हैं, तो v डैश जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, डिस्टेंस पता है हमको कि 1 मीटर ट्रेवल करना है, और टाइम कितने देर में करना है, 1 सेकंड में। तो v डैश अपने पास कितना है, v डैश अपने पास है कितना, 1 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम 1 लिख दे रहे हैं, SI यूनिट में ही 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में ही मानेंगे। तो अब इसका वेलोसिटी 1 होना चाहिए, इतना अपने को समझ में आ गया। मिनिमम जब ये वहां पर पहुंच जाए तो मिनिमम इसको वेलोसिटी 1 मिलना चाहिए। तो इसका भी जब ये मिनिमम होगा तभी नहीं ये भी मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसका मिनिमम अब कितना आएगा, तो देखो इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक दूसरे पर फोर्स लगाया है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या मिलेगा अपने को, इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, और फाइनल कितना हो गया। तो मोमेंटम लिखने के लिए किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, इधर को ही हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इधर को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो फाइनल जो है इसका मास कितना देगा, 50 kg। तो 50 इंटू 1, 50 इंटू 1 माइनस क्यों लिख रहे हैं वो भी समझाते, प्लस लिख लो पहले, m1v1 प्लस m2v2, m2 कितना 10, और v2 चूंकि उल्टा डायरेक्शन में v है तो इसको हम लोग माइनस v लिख देते हैं, ठीक है। या फिर इसको v लिख देंगे, हम लोग डायरेक्शन एज्यूम नहीं करेंगे, और v अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, मतलब प्लस के उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि डायरेक्शन मान लिए इसलिए माइनस v लिख रहे हैं, शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से v कितना आना चाहिए, v आना चाहिए अपने पास 5 मीटर पर सेकेंड। इतना वेलोसिटी से अगर वो मिनिमम इतना वेलोसिटी से, इससे ज्यादा से अगर लॉन्च करेगा तो भी बच जाएगा, मिनिमम इतना वेलोसिटी से अगर वो बैग को फेंक दे अपने अपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या होगा, वो बच जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिकैप कर लेते हैं। देखो क्या था इसमें कि इसको बैग फेंकना था बचने के लिए, ठीक है। अब कैसे बचेगा, तो बैग फेंकेगा, इसको इधर हॉरिजॉन्टल में एक वेलोसिटी मिलेगा जिसके चलते जाके पानी में गिरेगा। तो हॉरिजॉन्टल में कितना वेलोसिटी मिलना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल में जितना वेलोसिटी मिलेगा उससे जितने देर तक ये ट्रेवल किया उतने देर में 1 मीटर ट्रेवल करना चाहिए। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कितने देर तक ट्रेवल करेगा, तो कितने देर तक ट्रेवल करेगा वो हम लोग यहां से निकाल लिए, t माइनस टी करके 1 सेकंड ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब 1 सेकंड में इसको 1 मीटर दूरी मिल जाना चाहिए, 1 मीटर दूरी वो ट्रेवल कर लेना चाहिए। तो उससे अपने पास आ जाएगा कि इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना मिलना चाहिए, और जैसे ही इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता चलेगा तो इसको जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है, बैग को फेंकने के चलते ही तो मिल रहा है, तो वहां से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा करके वेलोसिटी हम लोग बैग का निकाल लेंगे। कहानी समझ में आ रहा है, एक बार पूरा इसको ढंग से सोचो, समझ लो, नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपने पास कि एक ऑब्जेक्ट है 5 kg मास है, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ अ वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ हॉरिजॉन्टल। बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट, जब ये पाथ के हाईएस्ट पॉइंट पर है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर जब है, तो प्रोजेक्टाइल 2 फ्रैगमेंट में एक्सप्लोड कर जा रहा है, 1 kg और 4 kg का 2 फ्रैगमेंट में एक्सप्लोड कर रहा है, ठीक है।
और फ्रैगमेंट जो है ये दे दिया है कि फ्रैगमेंट के पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, ऐसा बता दिया अपने को। फ्रैगमेंट के पास केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, फ्रैगमेंट्स हॉरिजॉन्टली सेपरेट कर रहा है आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोजन कुछ इंटरनल एनर्जी रिलीज करा, ऑब्वियसली बम फटेगा, कुछ इंटरनल एनर्जी रिलीज होगा, और इंटरनल एनर्जी इतना रिलीज हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम का है वो हाईएस्ट पॉइंट पर डबल हो जा रहा है, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो सेपरेशन निकालना है फ्रैगमेंट्स का, जैसे अब ऊपर में फटा तो दोनों फ्रैगमेंट वापस ग्राउंड पे तो आके गिरेगा, तो कितने दूरी पर गिरेगा वो अपने को निकालना है। ठीक है, जब ग्राउंड पर गिरेगा तो कितना दूर होगा दोनों फ्रैगमेंट एक दूसरे से, वो निकाल के बताना है। इसको बनाने के लिए अपने को प्रोजेक्टाइल मोशन का आइडिया होना चाहिए। अगर उसका आइडिया नहीं है तो वहां पर जाकर के काइनेमेटिक्स में एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन वाला वीडियो देख लो। ठीक है, तो उसका आइडिया लग जाएगा, फिर आकर के इसको बनाना है। ठीक, चलो पॉज करो, कोशिश करो। ओके, अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 5 kg का ऑब्जेक्ट था, प्रोजेक्ट किए हैं यहां से। ठीक है, वेलोसिटी इसका 10√2 मीटर पर सेकंड दिए हैं एट एन एंगल 45 डिग्री। तो अगर तोड़ लिया जाए उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल में 10, हॉरिजॉन्टल में 10। ठीक है, अब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया 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 गया, ऐसा हाईएस्ट पॉइंट पर ये एक्सप्लोड किया, दो फ्रैगमेंट्स में एक्सप्लोड किया। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर इसका वेलोसिटी कितना रहा होगा? केवल हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी बचेगा, वर्टिकल वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी बचेगा 10 मीटर पर सेकंड। और ये एक्सप्लोड करने के बाद दो फ्रैगमेंट में टूट जा रहा है। एक अपने पास दिया हुआ है 1 kg का फ्रैगमेंट है, ठीक है, 1 लिख रहे हैं यहाँ पर, और एक अपने पास है 4 kg का फ्रैगमेंट, इसको 4 लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसका 4 kg वाले फ्रैगमेंट का वेलोसिटी मान लेते हैं टूटने के बाद v1 रहा होगा, और इसका वेलोसिटी पीछे के डायरेक्शन में मान लेते हैं कितना रहा होगा, v2 रहा होगा। ठीक है, अब इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा होगा? 1 सेकंड का टाइम लगा होगा। ठीक है, तो फ्रैगमेंट के पास चूंकि कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है तो इसको उतरने में भी 1 सेकंड का ही टाइम लगेगा। या फिर ऐसा कर सकते हो, मैक्सिमम हाइट निकाल लो और इस हाइट से ये फ्रैगमेंट्स दोनों गिरने में कितना टाइम लगेगा वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो 1 सेकंड का टाइम लगेगा यहां से गिरने में, उतना तो अपने को समझ में आ गया। अगर v1 और v2 आ जाए तो हम लोग प्रोजेक्टाइल, जब तक ये दोनों एयर में, दोनों को टाइम सेम लगने वाला, ठीक है, तो दोनों एयर में और एक साथ दोनों ग्राउंड पे पहुंचने वाला, तो जब तक ये एयर में है तब तक इसके साथ क्या होगा, तब तक दोनों को एक दूसरे का रिलेटिव वेलोसिटी क्या दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा, वेलोसिटी चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन रिलेटिव क्या है, 0 है। ठीक है, तो अगर v1 और v2 आ जाए तो अपने पास ग्राउंड पे पहुंचने पे कितना सेपरेशन है वो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है कि v1 और v2 कैसे निकाले। अभी से भी अगर समझ में आ गया तो पॉज करके कोशिश कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें v1 और v2 अगर निकालना है अपने को, तो एक हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक यहां पर फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अपने पास क्या आएगा, देखो तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इसका इनिशियल फटने से पहले तो 50 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 50, विच इज इक्वल्स टू, हम लोग आगे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, इधर के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इज इक्वल टू 4 इंटू v1 माइनस 1 इंटू v2, तो इसको v2 लिख दिया क्योंकि v2 पीछे है तो इसलिए इसको नेगेटिव में लिखे हम लोग। ठीक है, एक ये इक्वेशन हो गया। एक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी वाला लिख सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो एक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी का, तो ऑल्सो हाईएस्ट पॉइंट पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, तो वो था हाफ m v स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर, और ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ये डबल हो जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसी का डबल, यानी कि कितना है, हाफ इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर, यानी कि 4v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 इंटू v2 स्क्वायर, तो प्लस v2 स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, विच इंप्लाइज 4v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। ठीक है,
ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। और यहां से इक्वेशन नंबर 1 था, इसमें से हम लोग V2 भी तो निकाल सकते हैं ना। ऐसा V2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4V1 माइनस 50। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से V2 निकाल के इसमें जब पुट कर देंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको खुद से सॉल्व करके देखो तो अपने पास फ्रॉम 1 एंड 2 V1 जो आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 और 15। ठीक है, 5 और 15 मीटर पर सेकेंड ये V1 आएगा। ठीक है, तब V2 कितना आएगा, तो सर 5 के लिए 15, 15 के लिए 5, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहां पर V2 रख के चेक करो, तो V2 यहां पर कितना आएगा, ऑल्सो V2 इक्वल्स टू, जब यहां पर देखो 5 रख देंगे V1 का वैल्यू, तो V2 आ जाएगा अपने पास कितना, -30। तो 5 के लिए -30 और 15 के लिए कितना हो जाएगा, 10। तो -30 और 10, ये V2 का वैल्यू आ गया। मतलब देखो क्या हो रहा है, 4 वाला जो है उसका वेलोसिटी कितना है, एक केस यहां पर हम बनाते हैं, 4 वाले का वेलोसिटी कितना है, एक केस में 5 है, और इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी है अपने पास 5 वाले के लिए -30। अच्छा, -30 मतलब V2 को हम लोग पीछे माने थे, तो -30 का मतलब किधर हो जाएगा, इसका वेलोसिटी भी आगे के साइड ही हो जाएगा, कितना, 30। ठीक है, एक ये कहानी है, ये 4 और 1 का। एक और बोल रहा है कि 4 वाला जो है उसका वेलोसिटी 15 है, 4 वाले का वेलोसिटी 15 है, और 1 वाले का जो वेलोसिटी है वो अपने पास कितना है, 1 वाले का जो वेलोसिटी है वो अपने पास 10 है। ठीक है, और ये प्लस में, तो प्लस में मतलब जिधर हम माने थे उधर ही है, तो ये 10 है। ठीक है, V2 का वैल्यू इतना है। तो अब देखो क्या है, अब क्या पूछ रहा है अपने पास, पूछ रहा है कि सेपरेशन कितना होगा, सेपरेशन कितना होगा। ठीक है, तब सेपरेशन का अगर बात किया जाए तो यहां से देखो गिरने में टाइम कितना लगेगा, 1 सेकंड का लगेगा, और रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखा जाए तो यहां पर भी 1 का अगर रिलेटिव वेलोसिटी 4 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वो भी 25 है आगे के डायरेक्शन में, और यहां पे 1 का रिलेटिव वेलोसिटी 4 के रेस्पेक्ट में कितना है, वो भी 25 ही है। ठीक है, तो 25 मीटर पर सेकंड अगर रिलेटिव वेलोसिटी है, तो सेपरेशन जो होगा गिरने के बाद, सेपरेशन जो होगा वो क्या होगा, v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड इनटू टाइम, और v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड कितना है, 25 इंटू 1 सेकेंड, तो 25 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा कितना, 25 मीटर। इसमें अगर सिंपली पूछ देता है कि 4 वाला कहां जाकर के गिरेगा, तो वो हम लोग नहीं बता सकते थे, क्योंकि 4 का 2 वेलोसिटी आ रहा है, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, तो ये हम लोग नहीं बता सकते थे। इसीलिए पूछा है क्या, कि सेपरेशन कितना होगा। ठीक है, और सेपरेशन हम लोग दोनों ही केस में देख सकते हैं कि इक्वल आएगा, दोनों ही केस में 25 आएगा। ठीक है, 25 मीटर की दूरी पर जाकर के गिरेगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, तो वो अपने को पता होना चाहिए था। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपने पास, कि एक टॉय वैगन है, ठीक है, जिसका मास कितना है, 2m है, और ये मूव कर सकता है विदाउट फ्रिक्शन। एक हॉरिजॉन्टल रेल रखा हुआ, मतलब समझ लो हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पर विदाउट फ्रिक्शन ये मूव कर सकता है। अब एक सिंपल पेंडुलम है जो जिसमें एक छोटा सा बॉब है जिसका मास m है, और स्ट्रिंग मासलेस है। ठीक है, वो बॉब को हम लटका देते हैं एक मासलेस स्ट्रिंग से, जिसका लेंथ दिया हुआ है उनके पास 60 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले बोल रहा है कि दोनों बॉब और वैगन दोनों ही रेस्ट में है। ठीक है, मतलब बॉब लटक रहा है, वैगन रेस्ट में है। अब क्या करते हैं, हम बॉब को एक वेलोसिटी दे देते हैं, वेलोसिटी कितना दिया, 3 मीटर पर सेकंड। तो वो पूछ रहा है कि ये बॉब जो है ये मैक्सिमम एंगल कितना आगे जाएगा, मतलब वर्टिकल से मैक्सिमम कितना एंगल ये बॉब का जो स्ट्रिंग है वो बनाएगा, वो अपने पास पूछ रहा है। ठीक है, और इसका आंसर दिया हुआ 60 डिग्री, ये इसलिए दे दिए ताकि इसमें गलती होने का चांस ज्यादा है। ठीक है, एक बार बना करके देखो, देखो क्या आता है। ओके, अब देखो यहाँ पर टॉय वैगन है। ठीक है, यहाँ पर हम बना देते हैं टॉय वैगन, टॉय कार समझ लो। ठीक है, ऐसा टॉय वैगन है,
ये फ्रिक्शनलेस रेल्स पे ऐसा मूव कर सकता है, ऐसा आगे जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉब लटका हुआ है इसमें से, ठीक है, ऐसा एक बॉब लटका हुआ है। अब बॉब को यहाँ पर हम क्या किए, 3 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी दे दी है। अब जरा एनालाइज करते हैं कि आखिर होगा क्या, इसके आगे क्या होगा। ये बॉब आगे जाएगा, ठीक है। वैगन के, अगर वैगन के अंदर बैठा हुआ कोई आदमी दिखेगा तो वो क्या देखेगा, बॉब आगे गया और कुछ देर का जाकर के रुक गया, ठीक है। बट क्या बॉब ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्चुअली में रुक रहा है? सोचो तो जरा, देखो क्या होगा। बॉब आगे जब जाएगा तो इस पर टेंशन आएगा रस्सी में, ठीक है। और टेंशन जो, टेंशन तो पहले भी था, बट टेंशन जो है वो एंगल कुछ बनाने लगेगा। तो एंगल अगर बनाने लगेगा, समझ लो रस्सी अगर ऐसा हो जाएगा, मान लो अगर रस्सी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तब अपने पास देखो, रस्सी अगर टेढ़ा हो जाएगा तब अपने पास देखो ये जो टेंशन है ये इस वैगन को भी तो खींचेगा ना वर्टिकल डायरेक्शन में, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। वर्टिकल में तो नहीं खींच पाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो उस वैगन को भी खींचेगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, टेंशन जो इंटरनल फोर्स है, ठीक है। जो रेल से वो फ्रिक्शनलेस दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है। तो अब जब मान लेते हैं कि थीटा एंगल पर ये है, खींच रहा है, इसको खींच करके इसको भी कुछ वेलोसिटी दे देगा। अब जब मैक्सिमम ये एंगल जब होगा, जब इस स्ट्रिंग का मैक्सिमम एंगल होगा वर्टिकल के साथ, तो बॉब जो है वो वैगन के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा, ठीक है। लेकिन वैगन खुद भी चलने लगेगा। तो मान लेते हैं कि वैगन v वेलोसिटी से चल रहा है, और अगर बॉब वैगन के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, यानी कि बॉब का भी वेलोसिटी तो उतना ही ना हो गया जितना वैगन का है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो बॉब और वैगन दोनों का वेलोसिटी सेम है, ठीक है। अब यहां से वहां तक हम लोग, इनिशियल से फाइनल तक हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से देखो, इसका मास अपने पास m है, ये मास वैगन का अपने पास 2m है, ठीक है, और बॉब का m है, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या मिलेगा अपने पास, देखो तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो कितना है, 3m, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम है 3m इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, तो 2m प्लस m 3mv, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो सीधा सीधा जोड़ दिए, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से v जो है वो कितना आ गया, देखो तो v आ गया 1 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी आ गया अपने पास किसका, वैगन और बॉब का, जो कंबाइंड सेम वेलोसिटी होगा जब ये जो स्ट्रिंग है ये मैक्सिमम एंगल बना रहा होगा किससे, वर्टिकल से, ठीक है। अब एंगल अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहां से यहां तक गया है, देखो इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड अभी था, ठीक है। यहां पर इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहां वेलोसिटी घट रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी घटा है, तो और पोटेंशियल एनर्जी जो है देखो वो बढ़ रहा है। तो यहां पर अपने को वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाएंगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का बहुत सारा तरीका, ये हम लोग सीख चुके हैं। एक हम लोग लिखते हैं वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों सेम देगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस, टोटल फोर्सेस के नाम पे क्या क्या, टेंशन तो इंटरनल फोर्स गया, ठीक है। तो टोटल फोर्सेस के नाम पर जो वर्क कर रहा है वो कौन सा, केवल एक ये बॉब पर जो mg लग रहा है वो है, ठीक है। तो mg जो है वो कितना वर्क किया, देखो तो ये हाइट जो है, हाइट कितना बढ़ा है, यहां पर हाइट जो है, यहां से ये बॉब यहां पर पहुंच चुका है, तो हाइट यही वाला हाइट है ना, ठीक है। और इस हाइट को हम लोग L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, देखो तो ये हाइट L कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला हाइट L कॉस थीटा हो जाएगा, और पूरा का पूरा हाइट L था, तो L माइनस L कॉस थीटा, तो L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो mg का वर्क कितना हो जाएगा, देखो तो mg नीचे लग रहा है, ठीक है, mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो mg के वर्क में अपने को
माइनस एम जी इंटू एल। एल कितना है 0.6, डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, 60 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो 0.6 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल कितना है देखो तुम, हाफ एम, टोटल मास कितना है 2m प्लस एम 3m, क्योंकि वेलोसिटी सेम है इसलिए सीधा सीधा टोटल मास लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो हाफ इंटू 3m इंटू वी स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ m इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, और ये फाइनल वेलोसिटी भी हम लोग निकाल चुके हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखो दोनों साइड से m चला जाएगा, तो बचेगा क्या यहां से लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा माइनस 0.6 इंटू जी, ये 6 हो गया, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ, यहां से कॉमन ले लो तो 3 माइनस 9, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। तो अब यहां से क्या आ जाएगा विच इंप्लाइज 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, तो यानी कि यहां से आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि अपने पास रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। यहां पे गलती का चांस कहां कहां था, एक गलती का चांस ये था, मेजर जो गलती का चांस था वो ये था कि ये हम लोग बॉब का वेलोसिटी को 0 मान लेते हैं, ठीक है। 0 कोई मान सकता है, परफेक्ट है, ऐसा सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती पता होना चाहिए, ठीक है। शुरुआत में ये सब गलती होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वहां पे एक गलती हो सकता था, थोड़ा बहुत गलती कैलकुलेशन में, यहाँ पर 0.6 ना मान के सीधा 60 लिख देते, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने वाला ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसको हम लोग रिलीज कर रहे हैं रेस्ट से, फ्रॉम द टॉप ऑफ वेज, एक वेज है, इसके टॉप से हम लोग इस ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। जिस पोर्शन पे इसको स्लाइड करना है वो एक क्वार्टर सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर का 4 भाग कर दो तो क्वार्टर सिलेंडर टाइप का है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल स्लोप के साथ टर्मिनेट कर रहा है, मतलब शुरू हो रहा है वर्टिकल स्लोप के साथ और टर्मिनेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल स्लोप पर, ठीक है। ब्लॉक और वेज का सेम मास है और फ्रिक्शन हर जगह एब्सेंट है, ठीक है। मतलब ये वेज भी फ्री टू मूव है ऑन द ग्राउंड और ये ब्लॉक भी इस वेज पर स्लाइड करेगा, फ्रिक्शनलेस वेज भी है, ठीक है। तो अपने पास बोल रहा है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कब, जब ये जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तब, ठीक है। पॉज करो, सोचो, ट्राई करो क्या आता है। ओके, अब इसमें देखो, अगर इसको बनाना है अपने को तो सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा कि यहां से जब ये ब्लॉक यहां तक आया, ठीक है, जब ये ब्लॉक यहां पर पहुंच गया है तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, पहला तो वो, और इसको अगर कुछ वेलोसिटी मिला है तो वो कितना वेलोसिटी मिला है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। दो चीज अपने को यहां पर निकालना है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का बात किया जाए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो इस ब्लॉक का वेज के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज, ये कितना है, ये आर दिख रहा है, वेज के रेस्पेक्ट में आर डिस्टेंस आगे गया, ठीक है। तो प्लस आर हम लोग लिख लिए, इधर आगे को हम लोग प्लस मान करके चल रहे हैं, आगे को हम लोग प्लस मान रहे हैं, ठीक है। अब ये वेज के रेस्पेक्ट में आर डिस्टेंस आगे गया, लेकिन वेज तो वहां का वहां है नहीं, वेज भी पीछे है क्योंकि दोनों का मास सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो वेज भी पीछे आएगा, तो वेज मान लेते हैं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ एस ऑफ वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो अपने को ब्लॉक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो कितना होगा, सबसे पहले तो वो निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। वर्टिकल में एक्सटर्नल फोर्सेस दिख रहा है, वर्टिकल में एक्सटर्नल फोर्सेस का mg दिख रहा है, जिसको बैलेंस करने के लिए अभी कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वैसा कोई फोर्स नहीं है जो कि अनबैलेंस्ड हो, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, ठीक है, अनबैलेंस्ड कोई फोर्स नहीं है।
तो होरिजोनटल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सेम रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का कोई मोशन नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्वियसली, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m मास ऑफ वेज इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, प्लस मास ऑफ ब्लॉक इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरा इधर है तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखें, अगर इसको हम लोग x माने तो डिस्प्लेसमेंट को हमको -x लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां से देखो वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने पास कितना है, मास ऑफ वेज तो m हो गया ना, ठीक है, मास ऑफ वेज अपने पास m है, ठीक। अब वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट तो अपने को निकालना नहीं है, अपने को निकालना क्या है, ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, ठीक है। तो वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक, ठीक है, और फिर x में सारा बात कर रहे हैं, ठीक है, y के डिस्प्लेसमेंट का बात ही नहीं कर रहे हैं, ये जो भी s लिखा हुआ है ये x में डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, तो वेज विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक माइनस ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक प्लस मास ऑफ ब्लॉक इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो वेज विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक, इसको हम लोग ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज प्लस माइनस, और माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस मास ऑफ ब्लॉक भी तो m ही है, तो m इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां दो जगह, तो इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं, तो 2m इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इक्वल होगा मास इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज, जो कि कितना है, r है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। वैसे जो धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे ना तब समझ में ऐसे भी आने लगेगा कि m मास का ब्लॉक है, m मास का वेज है, ठीक है। तो अगर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मान लो x हुआ तो वेज का भी x होगा, कहानी क्लियर है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना, मास बराबर है, तो x और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट वेज के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2x, और 2x किसके बराबर है, r के बराबर है, तो x कितना होगा, r/2 होगा। ये धीरे धीरे जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तब ये सब चीज समझ में आने लगेगा, डायरेक्ट दिखने लगेगा, ठीक है। अभी हम बना करके दिखा दिए, तो ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो कितना अपने पास, r/2 है। अब देखो यहां से यहां तक जाने में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट r/2 हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर जब पहुंचा है ब्लॉक तो इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है, ये वेलोसिटी कितना है वो अपने को निकालना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर इसको वेलोसिटी v मिला है तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बोल सकते हैं क्या कि इसको भी वेलोसिटी v मिला होगा, कोई खास दिक्कत तो नहीं क्योंकि मास दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हम लोग बोलते हैं कि उससे इसको अगर v है तो इसको भी v होगा, ठीक है। अब एक वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलेगा, देखो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, अपने पास देखो काम करने वाला कौन है, काम करने वाला, नकारा फोर्स नहीं, काम करने वाला फोर्स, ठीक है। तुमको ये काम करते रहना, तो काम करने वाला फोर्स कौन है, देखो mg है, ठीक है। तो mg एक काम कर रहा है यहां पर, और कितना डिस्प्लेसमेंट किया, mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना, r है, ठीक है। तो एक mg का वर्क कितना हो जाएगा भाई साहब, mg इंटू r इक्वल्स टू, और कोई काम करने वाला फोर्स नहीं, बाकी सब नकारा फोर्स है, ठीक है। अब इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल तो 0 था और फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा अपने पास हाफ mv² प्लस ये ब्लॉक का हो गया प्लस वेज का हाफ mv², ठीक है। तो ये mv² होगा, यहां से v आ गया अपने पास कितना, √gr, v आ गया √gr। अब इसको √gr वेलोसिटी मिल चुका है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही माने हम लोग, ठीक है। तो √gr वेलोसिटी से ये कहां जाकर के गिरेगा, तो कहां जाके गिरेगा बताओ, अब तो प्रोजेक्टाइल बन गया ना, r हाइट से √gr वेलोसिटी से फेंक दिए
तो कहां जाकर के गिरेगा। अभी समझ में आ रहा है ना, ठीक है। देखो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम टू फॉल जो होगा, वर्टिकल वेलोसिटी जो वो 0 है, ये हम बता दे रहे हैं, ये आसान कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम टू फॉल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा, तो अंडर रूट 2h बाई जी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो हाइट r गिरने में अंडर रूट 2r बाई जी, ठीक है। और उतने देर में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, वो कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी अपने पास कितना था, अंडर रूट जी आर, एक्स वाला तो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो अंडर रूट जी आर इंटू अंडर रूट 2r बाई जी, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 2 इंटू आर, ठीक है। ये कब, यहां से ब्लॉक वेज को छोड़ने के बाद, और वेज को छोड़ने के पहले कितना था, r बाई 2। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो पूछ रहा है अपने पास, रिक्वायर्ड जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, आंसर जो है वो हो जाएगा r बाई 2 प्लस रूट 2r, ठीक है। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। वेज का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूरा का पूरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। यहां पे एक गलती यही होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि जब ये ब्लॉक ट्रेवल कर रहा है तो वेज भी पीछे जा रहा है, अगर वो भूल जाएंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा, ठीक है। उसका ध्यान रखना अपने को, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। जितना हम लोग देख उतना इस पार्ट के लिए सफिशिएंट है। इसका और 2 पार्ट्स है जिसमें हम लोग कॉलिजन के बारे में, वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में, इन सब के बारे में बात किया है। अगर उनके बारे में देखना है तो अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के देख सकते हो, ठीक है। अब अगर इसके थ्योरी में कहीं दिक्कत रह गया था तो अपने पास बताया है यूट्यूब का ही कोर्स है क्विक थ्योरी रिवीजन, वहां पर जाकर के देख सकते हो इससे रिलेटेड थ्योरी। अगर फिर भी दिक्कत रह जाए तो मेरा बुक देख सकते हो, या फिर मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हो physicsbuddy.in, जहां पर तुमको ऐप के बारे में, बुक के बारे में, मतलब फुल डिटेल्ड कोर्स के बारे में, इन सब के बारे में पता चल जाएगा। मेरे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर दो। अगर लगता है कि किसी दोस्त यार दोस्तिनी को हेल्प हो जाएगा तो उनके साथ शेयर कर दो। और चैनल पर वीडियोस आए तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय।